सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 6 की सामाजिक विज्ञान के तहत हमारा गौरव इतिहास के अध्याय 2 आरंभिक समाज को सब पढ़ेंगे और समझेंगे। समाज, आरंभिक समाज, आरंभिक का अर्थ हुआ शुरू में, प्राचीन काल में। प्राचीन काल में मनुष्य का समाज कैसा था, मानव जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे। जिस समय प्राचीन काल में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया होगा तो उस समय उसका कोई अपना समाज नहीं था। समाज का अर्थ हुआ जहां एक गांव है, कई लोग हैं, खेती बाड़ी है, रोजी रोजगार के साधन है। तो उस समय प्राचीन काल में लोगों का कोई समाज नहीं होता था। वे अपने भोजन की खोज में इधर से उधर भटकते रहते थे। लोग खाने के लिए जंगली जानवरों पर आश्रित थे। जंगल के पेड़ पौधे, फल फूलों और जड़ी बूटियों पर ही निर्भर रहते थे। और क्या करते थे? तो वे तालाबों में मछलियां पकड़ते थे, चिड़ियों का शिकार करते थे। ये सारे चीज को वे इकट्ठा करते थे। साथ ही साथ में उनके लिए ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल था कि जो जंगल में हमें पौधों के द्वारा जो फूल प्राप्त हो रहे हैं, जो फल प्राप्त हो रहे हैं, उसमें से कौन सा खाने योग्य है, कौन सा खाने योग्य नहीं है। अर्थात कौन खाया जा सकता है और किस फल या फूल को नहीं खाया, अर्थात वो जो विषैला है जिसे खाने से नुकसान होता है, ये जानना बहुत जरूरी था। तो वे करते क्या थे कि देखते थे कि कौन सा फल खाने में अच्छा लगा। साथ ही साथ वे जानवरों का भी शिकार करते थे। तो जो जानवरों का शिकार करना, साथ ही में जो फल फूल पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसे जमा करना भोजन के रूप में, तो इन्हें हम आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक या खाद्य संग्राहक। शिकारी समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आखेटक का अर्थ हुआ आखेट का अर्थ हुआ शिकार करना। तो आखेटक जो शिकारी होते थे, शिकारी समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इसके पीछे अनेक कारण थे। कुछ कारण हैं जैसे फलों पौधों और जानवरों को खा करके समाप्त कर देते थे। कहने का अर्थ हुआ कि एक जगह वे ज्यादा से ज्यादा दिन नहीं रहते थे, क्योंकि जो वहां उस स्थान पर जहां वे रहते थे वहां जो पेड़ पौधे थे या जो जानवर थे उसे कुछ समय तक, महीनों 2 महीनों तक उसे खा करके, 6 महीनों तक खा करके उसे समाप्त कर देते थे। अब उन्हें पुनः भोजन की आवश्यकता होती थी, तब वे क्या करते थे, फिर वो दूसरी जगह पर चले जाते थे। इसके अलावा वे जानवर जिनका मानव भोजन के रूप में खाते थे, तो जानवरों भी अपना भोजन के तलाश में, जानवर भी क्या करते थे, अपने भोजन की तलाश में स्थान को बदलते थे। साथ ही साथ तीसरा कारण है कि अलग अलग स्थानों में, अलग अलग मौसम में पेड़ों और पौधों में फल फूल होते थे। तो वे हर मौसम में जहां पेड़ में फल फूल लगते थे वहां जाते थे और अपना भोजन तैयार करते थे। एक और कारण, चौथा कारण था पानी के कारण, अर्थात पीने के लिए। जैसा कि बच्चों जानते हैं कि पीने के लिए पानी बहुत जरूरी है, इसलिए पानी की आवश्यकता के कारण भी वे घूमते रहते थे। क्योंकि
जिस जगह पर वे रहते थे या जहाँ वो जल स्रोत थे, जहाँ पानी मिलते का साधन था, वहाँ हमेशा पानी नहीं रहता था। तो पानी की भी खोज में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना करते थे। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे आगे कि आदि मानव का निवास स्थान अर्थात प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे, किस जगह रहते थे। आज की तरह पक्के मकान नहीं थे, आज की तरह बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं थी, तो आखिर रहते कहाँ थे। मौसम ठंडा, गर्मी, बरसात में उनका रहने का स्थान कहाँ था। तो बच्चों, आदि मानव गुफाओं में, कंदराओं में, नदियों और झीलों के किनारे मिले हुए हैं। तो आदि मानव का जो रहने का स्थान है वह गुफाओं, कंदराओं, झीलों और नदियों के किनारे मिला है। मनुष्य मानव धूप और वर्षा, ठंड तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए कहाँ रहते थे? तो गुफा में और कंदराओं में रहते थे। धूप से भी बचना है, ठंड से भी बचना है और वर्षा से भी बचना है। साथ ही साथ खतरनाक जंगली जानवरों से भी बचाव करना है अपने शरीर की। तो इनसे बचने के लिए वे लोग गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। नदियों और झीलों में रहने का कारण यह था कि उस समय उन्हें पीने का पानी मिल जाता था। बच्चों, जिस स्थान पर मानव का वास होता था उन स्थान पर अनेक प्रकार के औजार के अवशेष मिले हैं। औजार जैसे आज के औजार में हम लोग खेती का औजार करते हैं तो कुल्हाड़ी है, फावड़ा है, गैता है, हल है। तो कहने का अर्थ हुआ कि मनुष्य जिस स्थान पर रहता था और जहाँ औजारों के अवशेष मिले हैं उस स्थान को हम लोग उद्योग स्थल या आवासीय स्थल कहते हैं। अर्थात जिन स्थानों पर मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजार के अवशेष मिले हैं। ऐसा इसलिए कि लोग अपने आवास के पास औजार बनाने का काम करते होंगे। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि उद्योग स्थल क्या है या उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल क्या है। तो जिस स्थान पर मनुष्य निवास करते थे वहां पर अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष मिले, उसे ही हम उद्योग स्थल और आवासीय स्थल कहते हैं। तो औजार क्या मिले हैं, कैसा औजार मिला है? तो अभी हम आपके बीच में पाषाण कालीन औजारों के बारे में बताएंगे। तो पाषाण कालीन औजारों का निर्माण कैसे होता था? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि औजार कैसे बनते हैं? तो आपका जवाब होगा कि लोहे से, लोहे के सामग्री से, कुछ तांबे की सामग्री से। बहुत सारे आपके घर में कुछ ऐसे भी औजार होंगे जो इन वस्तुओं से बने होंगे। तो आज के औजार को कौन बनाता है? आप यह भी जानते होंगे। जैसे लोहे का सामान बनाने वाले को लोहार कहा जाता है। लकड़ी के सामान बनाने औजार वाले को हम ये बढ़ई कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि प्राचीन काल में, पाषाण काल में पहले लोग औजार कैसे बनाते थे? तो उस काल में औजार बनाने के दो तरीके थे। पहला क्या था? पत्थरों से और हड्डियों से। तो पत्थरों से वे एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराते थे, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उस पत्थर पर एक हाथ से दूसरे पत्थर से क्या करते थे हम लोग? हथौड़ी देखोगे, अर्थात एक पत्थर है, इसको औजार बनाना है तो दूसरे पत्थर लेकर के हथौड़ी के जैसा उस पर वार करते थे।
धीरे धीरे वह पत्थर एक निश्चित औजार का रूप ले लेता था। तो कहने का अर्थ हुआ कि पत्थर का औजार पत्थरों की सहायता से बनाई जाती थी। दूसरी विधि क्या है? तो दूसरी विधि है दबाव या वलय विधि। दबाना। इसमें क्या किया जाता था? इसमें पत्थरों को एक निश्चित जगह पर रख कर, एक निश्चित जगह पर जिस भी पत्थर से औजार बनाना है उस पत्थर को एक निश्चित जगह पर रख दिया जाता था। तो उन पत्थर या हड्डी को रख दिया जाता था। तो एक निश्चित जगह पर रख करके हड्डी या औजार पत्थर के औजार को एक निश्चित आकार को रख करके बड़े पत्थर के दबाव से तोड़ दिया जाता था। तो दूसरा पत्थर भी क्या हो जाता था? औजार का रूप ले लेता था। बच्चों, जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा गौरव अध्याय 2 के आरंभिक समाज में आप पृष्ठ संख्या 14 में देखेंगे, जहां पर आपको कुछ चित्र संख्या 2.3 और चित्र संख्या 2.4 में पत्थर के औजार आपका बना हुआ दिखाया गया है। तो उस समय बहुत तरह के छोटे औजार मिल पाए जाते थे। बच्चों, हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि भारत के विभिन्न स्थानों पर पूरा पाषाण काल में ये जो औजार प्राप्त हुए हैं वे औजार कहाँ मिले हैं? तो बच्चों, पहला उड़ीसा में मयूरभंज, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, राजस्थान में दिडवाना और गुजरात में हिरान घाटी। इन जगहों पर पूरा पाषाण काल के औजार हमें प्राप्त हुए। बच्चों, आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि उस समय के लोग कैसा वस्त्र पहनते थे। तो वस्त्रों का निर्माण, मानव प्राचीन काल में अपने शरीर को ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए वे वस्त्र का उपयोग करते थे। तो आज की तरह हमारा जो यह शर्ट, पैंट, कोट जो आज हम पहनते हैं, उस समय ऐसे वस्त्र वे नहीं पहनते थे। तो आखिर पहनते क्या थे? तो बच्चों, जानवर की खाल या चमड़ा या फिर पेड़ की पत्तियों से। तो पाषाण काल में मनुष्य जानवरों के मांस का उपयोग खाने के साथ साथ ठंड से बचने के लिए वस्त्र की तरह उनकी खाल का उपयोग करते थे। साथ ही साथ में पेड़ की छाल से, पेड़ की पत्तियों से भी वे अपने शरीर का ठंड से या वर्षा से बचने के लिए वस्त्र की तरह प्रयोग करते थे। चमड़े या जो जानवरों की जो खाल का वे उपयोग करते थे, वे कुछ निश्चित समय तक वे पहनते थे, उसके बाद वे उसे फेंक देते थे। क्यों? क्योंकि उन जो चमड़े से जो पहने हुए बनाए गए वस्त्र थे जिनका वे उपयोग करते थे, वे दुर्गंध आने लगता था, अर्थात उसमें गंध आने लगता था, जिसके कारण वे उसे ज्यादा समय तक नहीं पहनते थे। अर्थात जैसे ही ठंडा समाप्त हुआ फिर वे उनको फेंक देते थे और फिर पुनः वे बिना कपड़ों का, बिना वस्त्र का फिर इधर से उधर घूमते रहते थे। बच्चों, आज की तरह जैसे हम ठंड में जो कोट पहन लेते हैं और पैंट पहनते हैं, मफलर बांधते हैं, बहुत तरह से हम लोग का प्रयोग करते हैं, ये उस समय नहीं था। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होते गया, वैसे वैसे मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नए नए चीजों का आविष्कार करते गया। बच्चों, कहा भी गया है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अर्थात जैसे ही हमारे जिस भी चीज की आवश्यकता होगी उसे हम निर्माण कर ही लेते हैं। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात है, पूरा स्थल। पूरा स्थल किसे कहते हैं?
तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी अवशेष मिले। उस स्थान को, जिस स्थान पर औजार, बर्तन, इमारतें जैसी स्थल के अवशेष मिले हैं, ये वस्तुएं कभी जमीन के अंदर से, समुद्र या नदी के तल पर भी पाई जाती है, तो वैसे स्थान को हम पूरा स्थल कहते हैं। बच्चों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके बीच में देना चाहते हैं कि हम झारखंड में रहते हैं और झारखंड में भी कुछ पाषाण कालीन औजार मिले हुए हैं। तो आप जानिए कि किन किन स्थानों पर हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। छोटा नागपुर के विभिन्न स्थलों में प्राग इतिहास काल के उपकरण भी हमें प्राप्त हुए हैं। पहला, पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाला, ये हमें कहाँ मिला है? तो झरिया के कोयला खानों। और कब मिला था? किस युग का वह है? तो पूरा पाषाण युग का। दूसरा है चाकू नुमा धारदार पत्थर। चाकू नुमा धारदार पत्थर, यह हमें चाईबासा चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी में बूढ़ाडी तमाड़ में प्राप्त हुआ है। यह किस युग का औजार है? तो नवपाषाण युग का औजार है। उसके बाद है सुंदर कुल्हाड़ी। यह भी चाईबासा चक्रधरपुर के संजय नदी घाटी में बूढ़ाडी तमाड़ में मिला है। वह भी नवपाषाण युग में प्राप्त के औजार है। उसके बाद है तांबे की कुल्हाड़ियां। तो तांबे की जो कुल्हाड़ियां हैं वह बसिया जो गुमला में है, गुमला जिले में है, वहां मिला है। और वह किस युग की है? तो ताम्र युग की। बच्चों, आदि मानव के जो जानकारी के जो हमें स्रोत मिलते हैं, जब उनका खुदाई किया जाता है विभिन्न स्थानों में, पुरातत्वविदों ने इस जमीन की खुदाई किया। जमीन और झीलों के ऊपरी भाग में पाषाण कालीन के कुछ पत्थर, लकड़ी तथा हड्डियों के जो अवशेष मिले हैं, जिससे आदि मानव के जीवन के बारे में हमें पता चलता है। बच्चों, आगे हम देखते हैं आग की खोज। आज अब आग के बारे में जानते हैं। आग खेलने की तो चीज है नहीं, आग से खेलना भी नहीं चाहिए। तो बच्चों, आग की खोज कब, अर्थात मानव को आग का आविष्कार कब किया या आग का आविष्कार कैसे किया? तो जिस समय मनुष्य पत्थरों से औजार बनाते थे खुदाई करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए, पंछियों का शिकार करने के लिए जो पत्थर के औजार वे बनाते थे, तो उस समय क्या हुआ होगा कि दो पत्थर जब वे औजार बना रहे थे, जब वे दो पत्थर को आपस में टकराए होंगे, एक दूसरे से जब वो दोनों पत्थर आपस में टकराया होगा, तो टकराने के पश्चात चिंगारी निकली होगी और वह चिंगारी आसपास में रखे हुए सूखी घास और पत्तियां जलने लगी होगी। तब वे इसके बारे में वे जाने कि इससे गर्मी पैदा हो रहा है। अब वे उस आग को पैदा करने के लिए दो पत्थरों का सहयोग लेने लगे, अर्थात दो पत्थरों को टकराते थे, चिंगारी निकलती थी और सूखे लकड़ियां और सूखे पत्तों में उनसे आग लगाई जाती थी। अब वे उसका क्या करने लगे? तो उससे क्या, आग के आविष्कार होने से क्या फायदा हुआ? तो जो भोजन वे कच्चे खाते थे, अब वे मानव पका करके खाने लगे। साथ ही साथ सूखे पत्तों और लकड़ियों को, घास को वे जलाते थे, तो ठंड के दिनों में उसे राहत महसूस होती थी, अर्थात उन्हें
गर्मी प्राप्त होती थी। तो ठंड से बचने के लिए उन्होंने आग जलाना सीखा। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए अर्थात पका के खाने के लिए उन्होंने आग का आविष्कार करना सीखा। उससे एक फायदा हुआ। और सबसे बड़ा और फायदा क्या हुआ कि रातों में जब वे भटकते थे तो उस आग के रोशनी से उसे कहने का अर्थ है कि उसे रोशनी प्राप्त हुआ, तो चारों ओर अंधेरा भी दूर हुआ। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जंगलों में वे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे। तो जो जंगली जानवर, जो खतरनाक जंगली जानवर है, उनसे भी बचने के लिए ये लोग आग का प्रयोग करते थे। तो मांस पकाने के अलावा खतरनाक जंगली जानवरों से भी भगाने के लिए भी इन्होंने आग का प्रयोग किया। आज भी आप सब विभिन्न समाचार पत्रों में भी आप देखते होंगे कि कई जगह हाथियों का झुंड आ गया, सुअर का झुंड आ गया, कुछ वो जंगली जानवरों का झुंड खेतों को बर्बाद किया। तो गांव वाले क्या करते हैं, तो लंबी लंबी लकड़ियां लेकर के उसके बांस के छोर में कपड़े, लकड़ियों के कपड़े को क्या करते हैं, वे बांध देते हैं और किरासन तेल डाल करके इसमें क्या करते हैं, आग जला देते हैं। तो आग लगा देते हैं। इस तरह से क्या होता है, इस जो जंगली जानवर है उससे डर करके वे भाग जाते हैं, आग से डर के भाग जाते हैं। इस प्रकार उसके फसलों की भी रक्षा हो जाती थी और हो जाती है, और अपने गांव घर की भी रक्षा हो जाती थी। तो प्राचीन काल में मनुष्य ने जंगली जानवरों से बचने के लिए भी आग का प्रयोग किया था। तो अभी आपको जैसे हमारा झारखंड में सारदा का जंगल ले लीजिए, सिल्ली के जंगल हो गए, तोपचांची हो गया, टुंडी हो गया, इन जगहों पर हाथियों का जो झुंड आता है तो गांव का गांव को नुकसान, उससे बचने के लिए हम लोग आग जला करके भगाते हैं। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात है पाषाण काल। अभी हमने 9 पाषाण काल, पूरा पाषाण काल बताया। तो आपको पाषाण काल के कितने चरण हैं? तो बच्चों याद रखें, पाषाण काल के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। पहला होता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक है? तो 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले से 1200 साल पहले तक की अवधि को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब मध्य पाषाण काल का समय, दूसरा जो चरण है उसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वह 1200 साल से 10,000 साल पहले तक के युग को मध्य पाषाण काल कहते हैं। और अंत में है 9 पाषाण काल। 9 पाषाण काल का जो समय है, जो अवधि है, वह 10,000 साल से 4,000 साल तक का जो समय कहलाता है वह 9 पाषाण काल कहलाता है। बच्चों, एक चीज मैं और आप जान लीजिए कि प्राचीन काल में मनुष्य जो आग जलाने के लिए जिस पत्थर का उपयोग किया करता था, उस पत्थर का नाम जानते हैं? क्या था? चकमक। उस पत्थर का नाम क्या था? चकमक था। आगे बच्चों हम चलते हैं जलवायु परिवर्तन। आग की खोज के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि पत्थरों से वे आग का आविष्कार किए थे। आगे हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन। आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया में जलवायु परिवर्तन होने लगा, जिसके फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी। धीरे धीरे जलवायु प्रदूषण के कारण धीरे धीरे घास वाले भाग जो हैं सो मैदान बनने लगे। घासों को खा करके जीने वाले जानवर, जैसे तो घास खाने वाले जानवर कौन कौन है? जैसे हिरण है, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय, इन सब की संख्या क्या हो गई? बढ़ने लगी। अब मानो इनके खाने पीने की आदतें
और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब अपनी जरूरत के अनुसार मनुष्य इनको पालतू बनाने लगा और अर्थात अपने जरूरत, जैसे कि खेती करने के लिए हमें चाहिए तो बैल का पालने लगे, दूध के लिए गाय और बकरी भेड़ को पालने लगे, ऊन के लिए भेड़ों को पालने लगे। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे ही इन जानवरों पर आश्रित हो गए, इनसे जरूरत होने लगी तो ये उनको पालने लगे। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता। जरूर याद रखें। तो मौसम में जैसे ही परिवर्तन होने लगा तो लोग धीरे धीरे क्या हो गए? खेती करना सीखे। अब उस समय लोग क्या पैदा करते थे? तो उन इलाकों में जहां मैदानी भाग बन गए थे, जहां नदी तट के किनारे, इन जगहों पर वे गेहूं और धान के अनाज क्या हो गए? मौसम परिवर्तन होने के कारण इन स्थानों पर गेहूं और धान के अनाज प्राकृतिक रूप से अपने आप उगने लगे। अब उन उगे हुए अनाज को मनुष्य चखा और चखने पर उन्हें अच्छा लगा, स्वाद लगा। तब वे क्या करने लगे? उन्हें इकट्ठा करने लगे, इकट्ठा करना शुरू किया होगा। अब इस तरह से धीरे धीरे वे क्या हो गए? मनुष्य मानव विकास की ओर अग्रसर होने लगे। अर्थात धीरे धीरे वे क्या हुए? जिनको खाने में अच्छा लगा तो वे उसकी पैदावार करना शुरू कर दिए, खेती करना शुरू कर दिए। जिन जानवरों का से दूध प्राप्त होता था, मांस प्राप्त होता था, या उनसे जो भी जरूरत का काम महसूस होता था, तो उनका क्या हो गया? वे उसे पालने लगे। अब ये खेती करने लगे, पालने लगे, तो एक जगह वे बसने लगे। अब एक जगह बसने लगे तो 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से कई घर बन गए। नदियों के किनारे अधिकतर ये समाज बने हैं। तो नदी तट के किनारे बसने का कारण क्या था? कि वहां उसे सिंचाई करने का पानी भी मिल जाता था और पीने का भी पानी मिल जाता था। आप जानेंगे बच्चों की अधिकतर सभ्यता का विकास इन्हीं क्षेत्रों में, नदी घाटी के क्षेत्रों में हुआ है। हम आगे आपके बीच में इन नदी घाटियों के बीच में कौन कौन सी सभ्यता या नगर या शहर विकसित हुए हैं, इसे हम आपको अगले वीडियो में जरूर आपको बताएंगे। अभी हम लोग चलते हैं कि मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन होने के कारण लोग क्या करने लगे? धीरे धीरे अपने आप के जीवन शैली को बदलने लगे। अर्थात एक तरह से मनुष्य विकास की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने लगा। इस तरह से नवपाषाण युग का शुरुआत हुआ। तो अभी हमने नवपाषाण का युग के बारे में बताया बच्चों कि 10,000 साल से 4,000 साल तक का जो समय है वह क्या कहलाता है? नवपाषाण युग का समय माना जाता है। इसमें क्या हुआ? इसमें मनुष्य पूर्ण रूप से अस्थायी और विकसित हो गया। इसे हम नवपाषाण युग कहते हैं। अस्थायी का मतलब क्या हुआ? कि एक जगह, एक स्थान, पहले तो जैसा मैंने बताया कि अलग अलग स्थान में घूमते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, कहीं भी वे टिक करके अधिक दिनों तक नहीं रहते थे। भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में वे घूमते रहते थे। लेकिन जैसे ही मनुष्य ने धीरे धीरे आग का आविष्कार कर लिया, धीरे धीरे उन्होंने औजार, खेती करने के औजार का आविष्कार कर लिया, साथ ही साथ में रहने के लिए पत्थरों को काट करके छोटे छोटे या घास से, पेड़ पौधों की पत्तियों, घास फूस से वे छोटे छोटे घर बनाने लगे। साथ ही साथ में जानवरों को पालतू माने जानवरों को पालने लगे, धान गेहूं के बीज के उपजाने लगे। अर्थात वे अपना विकास करने लगे और एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगे। इस तरह से मनुष्य का आरंभिक समाज की स्थापना धीरे धीरे होते गई। तो बच्चों, हम आप लोगों को आगे, है ना, नवपाषाण युग, इसकी विस्तृत जानकारी आपको हम अगले वीडियो में या अगले भाग में हम आपको बताएंगे। अब आगे बच्चों हम देखते हैं
शैल चित्रकारी। शैल का अर्थ होता है पत्थर और चित्रकारी का अर्थ होता है चित्र बनाना। तो बच्चों, जैसा कि प्राचीन काल में लोग गुफाओं में और कंदराओं में रहते थे, आज आप अपने घर में रहते हैं। आपका घर छोटा हो, बड़ा हो, पक्का हो, कच्चा हो, जैसा भी हो, निश्चित है कि आप अपने घर को सजा करके जरूर रखते होंगे। फूलों से चित्र बना करके सुंदर सुंदर चित्र बनाते होंगे। साथ ही साथ में फूल पौधे लगाते होंगे। रंगीन कपड़ों से, रंगीन कागजों से आप अपने घर को सजाते हैं। जब भी कभी कोई त्योहार का मौसम होता है, आज हम लोग क्या करते हैं, घर को सजाते हैं। तो उस समय भी जब मनुष्य गुफाओं और कंदराओं में रहता था, उसने भी अपने रहने के स्थान को सजाना सीखा, सजा करके रखते हैं। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत किया। परिष्कृत मतलब बदला। पहले पत्थर से, धीरे धीरे हड्डियों से, फिर धीरे धीरे अन्य सामग्रियों से, लोहे का, तांबे का उन्होंने औजार बनाना शुरू किया। अब वे क्या करते थे, तो कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण करते थे और पत्थरों को, जो जिस जगह पर रहते थे, वे पाषाण खंड के आकृति को, पाषाण खंड अर्थात पत्थर के टुकड़ों पर वे कुछ चित्र बनाते थे, जिसे प्रथम कला का निर्माण किया। कहने का अर्थ है कि मनुष्य प्राचीन काल में पत्थरों पर जो चित्र बनाते थे, जो आकृतियां बनाती थी, या उस समय उनका जीवन कैसा था, उसको उन पत्थरों पर दिखाते थे चित्र के माध्यम से। उसे ही शैल चित्र कहा गया है। वे जब इन चित्र को बनाते थे, जब वे खाली समय रहते थे, तो इन चित्रों को बनाते थे और खुशी महसूस करते थे। इन चित्रों में उन्हें क्या, आप कभी अगर उन चित्रों को देखेंगे पत्थरों पर बने हुए, तो आखेट का अर्थ हुआ शिकार करते हैं। तो शिकार करते हुए कुछ चित्र नजर आएंगे। उस समय पशु पंछियों, पेड़ पौधों के भी कुछ चित्र नजर आएंगे। कुछ ज्यामितियां आकृतियां जैसे कहीं वृत्त का, कहीं त्रिभुज, कहीं चतुर्भुज, कहीं षटकोण, इस तरह के कुछ आकृतियां भी आपको नजर आएंगे। बच्चों, ऐसी चित्रकारी के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, बहुत सारे नमूने हमारे इतिहासकारों ने खोज की हैं। जैसे आप अजंता एलोरा जो महाराष्ट्र में है, तो अजंता एलोरा की गुफाओं में देखेंगे तो वहां कई पत्थरों पर चित्र बने हैं। साथ ही साथ में भीमबेटका मध्य प्रदेश, बिहार के भागलपुर, राजगीर और हजारीबाग के झारखंड के हजारीबाग में भी कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीन काल में गुफाओं के अंदर जहां मनुष्य निवास करते थे, उन पत्थरों पर जो चित्र बनाते थे, उन्हीं चित्रों को हम शैल चित्रकारी कहते हैं या शैल चित्र कहते हैं। तो उस समय लोग अपने जीवन यापन, उस समय लोग क्या करते थे, कैसे करते थे, किस प्रकार का जीवन शैली था, वे उसे अपने उन चित्रों, पत्थरों पर चित्र बना करके दिखाते थे। बच्चों, हजारीबाग के अलावे गढ़वा, रांची, कोडरमा, गिरिडीह आदि जिलों में भी शैल चित्रकारी के कुछ अवशेष नजर आए हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को जानना है, हम झारखंड में रहते हैं बच्चों, तो हमें झारखंड की भी जानकारी लेनी है। तो वैसे जिन जिलों में इन चित्रकारियों की खोज हुई है, उन खोजकर्ता का नाम बच्चों आप जरूर याद रखें। तो हजारीबाग जिले में जो चित्रकारी का खोज हुआ है, उस खोजकर्ता का नाम गुल्लू इमाम। गढ़वा जिले में जिन्होंने इसका खोज किया वे थे डॉक्टर राकेश तिवारी। रांची में डॉक्टर बिंदुला जसवाल। और कोडरमा और गिरिडीह के क्षेत्रों में जो शैल चित्रकारी के खोज किए हैं वे डॉक्टर A.K.
दर्शान। कुछ शैल चित्र जो गढ़वा में प्राप्त हुए हैं, तो यह गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड के घने जंगल कैमूर पर्वत पर अवस्थित है। कैमूर की ये पहाड़ियां चूने पत्थर की हैं, जो शैलाश्रियों के प्राकृतिक रूप में सर्वदा अनुकूल है। यहाँ जो चित्र बनाए गए हैं वह गेरू मिश्रित घोल और कुच्ची की सहायता से बनाया गया है। ये प्राकृतिक शैली के चित्र थे। पशु चित्रों का रेखांकन बहुत ही स्वाभाविक था। उसमें से मुख्यतः बारहसिंगा और हिरण के चित्र या संकेत देखने को मिलते हैं। हजारीबाग जिले के बड़कागांव एक प्रखंड है, तो बड़कागांव प्रखंड का इस्को ग्राम में जो पहाड़ में जो शैल चित्र मिला है, उनकी खोज बुल्लू इमाम ने की है। और यहाँ 3 शैलाश्रय हैं। पहला क्या है? पहला एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान है, यह बहुत बड़ा है। इसके अंदर एक नाला है जो सालों भर बहता है, अर्थात वहां का पानी कभी कम नहीं होता। उस नाले में मध्य पाषाण काल के उस नाले के पास मध्य पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं, जिससे मध्य पाषाण काल में मानव को उस क्षेत्र में रहने की पुष्टि करती है कि यहाँ मनुष्य रहते थे। साथ ही साथ में दीवारों पर पशुओं के भी और वनस्पतियों के भी चित्र बने हुए हैं। आगे है शैलाश्रय 2। शैलाश्रय 2 में छोटे आकार के प्राकृतिक गुफा है। यहाँ कोहबर नाम से इसे जाना जाता है। आगे है शैलाश्रय 3। इस का लंबाई 26.5 × 3 मीटर का यहाँ एक चित्र मिला है। इसमें मनुष्य और जानवरों के अंकन को प्रमुखता दिया गया है। यहाँ मनुष्य के हाथ और पैर भी स्पष्ट रूप से अंकित हैं। कुछ स्थान पर मनुष्य के ऐसे चित्र हैं जिसके कंधे पर किसी जानवर का वो कंधे पर जानवर को लादे हुए रखे हुए चित्र दिखाई देते हैं। इससे यह पता चलता है कि यह शिकार अर्थात आखेट का यह दृश्य है। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि मनुष्य का आरंभिक जीवन क्या था। उस समय उन्होंने कैसे रहते थे, कैसा औजार बनाते थे, किस प्रकार उन्होंने आग का खोज किया, कब खेती करना शुरू किया, किन किन जानवरों को पालना शुरू किया, कौन सा खेती या कृषि का अनाज उत्पन्न करते थे, इन सब को आपको जानकारी प्राप्त हुई। प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जरूर अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के पूर्व एक बार आप जरूर दिए गए पाठ के कुछ महत्वपूर्ण भाग को जरूर पढ़ लें, अध्ययन कर लें, ताकि आपको प्रश्न बनाने में कोई कठिनाई महसूस नहीं। बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत